पहले तो जो नए स्टूडेंट्स हैं एक एक करके अपना नाम और स्कूल। कृष्णा। ठीक है, आप? चिन्मय। आप? रिया। अच्छा से अच्छा, आप दोनों कजन हैं। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी मंडे को। उसमें आप तीन लोग नहीं आए थे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने मंडे को क्या पढ़ा था। ठीक है। तो जो बच्चे आए थे उनको पता होगा, हमने बात करी थी मैटर के बारे में। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि मैटर क्या होता है, और उसकी एक दो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है। तो चैप्टर जो है हमारा वो है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे। हमने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करी, जैसे मैंने देखा मेरी सराउंडिंग में ये टेबल पड़ा है, ये बोर्ड है, ये फैन है, ये सारी चीजें हमने सराउंडिंग्स में देखी। बट हमें ये पता चला कि ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम से फैन बन जाता है, जैसे पूरे एकदम से हमारी चेयर बन जाती है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हमें फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है। तो वो पार्टिकल्स जिससे सारे ये एलिमेंट्स हैं, भले लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो उनको हमने नाम दिया मैटर। ठीक है। तो जो भी चीजें आसपास देख रहे हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, किससे बनी है वो? मैटर से। क्लियर है ये? तो अब हमने बता दिया मैटर क्या होता है। तो अब इसी से हम इसकी डेफिनेशन निकाल लेते हैं। ठीक है। अब ये टेबल है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, उसके ऊपर वो लैपटॉप रखा है, उसके ऊपर ग्लास रखा है। तो इन सब चीजों में कॉमन क्या है? सोचो। हम्म। पार्टिकल्स तो चलो है ही कॉमन, बट इनका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में वो तो वो बहुत डिटेल में चलेगा, उतना अभी नहीं। बेसिक छोटी से जो देख के मुझे पता चल रहा है, साइंटिफिक टर्म नहीं पूछ रहा हूं मैं, बेसिक ऑब्जर्वेशन। ये चेयर हो गई, ये बोर्ड हो गया, मैं हो गया, हम। नहीं, मैं तो लिविंग हो गया। हाँ, ये नॉन लिविंग हो गया। लिविंग नॉन लिविंग से हमें मतलब नहीं है। वो जो भी है लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, वो भी मैंने बताया। कॉमन क्या है? सबसे पहले तो ये बोर्ड है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है फिक्स। और जहां भी मैं इसको रखूंगा, मान लो मैंने अभी इस दीवार पे रखा, शिफ्ट करके मैं उस दीवार पे रख दूं या मैं नीचे रख दूं, तो क्या होगा? जितनी स्पेस ये यहां ऑक्यूपाई कर रहा है, वही सेम स्पेस हर जगह ये ऑक्यूपाई करेगा। है ना? क्लियर है कि नहीं? तो क्या सबसे पहले कॉमन हो गया कि मैटर में स्पेस आएगा। स्पेस मतलब उसका अपना एक वॉल्यूम होगा, कि वो अगर जहां भी उसको रखोगे वो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। अब जैसे मैं यहां खड़ा हूं, कोई आके मेरे ऊपर तो खड़ा हो नहीं सकता, है ना? तो वो क्या हो गया, मेरी स्पेस फिक्स हो गई। मैं जहां भी खड़ा होऊंगा इतनी स्पेस में ऑक्यूपाई करूंगा। तो सबसे पहला क्या आ गया मैटर के बारे में, कि वो स्पेस। ठीक। दूसरा, कि जो भी मैटर है हमारा, जो भी है उसका एक मास होगा। इस बोर्ड का अपना वेट होगा, मेरा अपना वेट होगा, इस टेबल का अपना वेट होगा। तो हर किसी के पास कॉमन क्या है? वेट या मास उसका। ठीक है। तो दो चीजें क्या हो गई? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसको हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, और दूसरी चीज हो गई उसका मास। क्लियर है? तो मैटर की डेफिनेशन यहां से हमने निकाल ली कि ऐसी कोई भी चीज जिसके पास स्पेस है और जो मास ऑक्यूपाई करती है, वो बन जाती है क्या? मैटर। क्लियर है इतना? रिपीट करो फिर, क्या है मैटर? स्पेस वॉल्यूम एक ही चीज हो गई। ठीक है ना? दूसरा, मास। मास। ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है। ठीक है ना? लिखने का तरीका क्या होता है, अभी तो चलो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम अपने टर्म्स में बात कर रहे हैं। बट जब एग्जाम में लिखोगे, पेपर में लिखोगे, वहां पे क्या लिखने का होता है कि मुझे कीवर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है। मतलब उससे क्या होता है, टीचर को पता चल जाता है कि भाई इसको आंसर पता है, वो टर्म्स लिख दी, वो वर्ड लिख दिया, मतलब आंसर सही है हमारा। तो मैटर की डेफिनेशन में दो चीजें आएंगी, स्पेस, मास। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको मैं बोल दूंगा मैटर। ठीक है। फिर उसकी हमने क्लासिफिकेशन करी थी फिजिकल और केमिकल स्टेट्स के बेसिस पे। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स की।
जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है हमारा, उसमें हम फिजिकल स्टेट्स की बात करेंगे और उसके बाद हम एटम्स की बात करेंगे, जहां पे हमारा ये एलिमेंट कंपाउंड आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स की। उनमें से भी जो हमारा सिलेबस है वो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस का है। पहले हमारे सिलेबस में प्लाज्मा और बीईसी भी होता था, बट अब वो हट गया। तो सिर्फ इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्लियर है मैटर क्या होता है और क्लासिफिकेशन उसकी। फिर इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। जैसे अभी मैंने बताया कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। ठीक है। अभी नोट करने पर ध्यान मत दो, ये पीपीटी में भेज दूंगा, आराम से उसमें से पढ़ लेना, अभी समझ लो। है ना? हर उसकी पीपीटी जैसी चैप्टर खत्म होगा, पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे हम, तो उसमें से आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अभी समझने पर ध्यान दो। फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी। सबसे पहले हमने बात करी थी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं। मतलब कि इतना छोटा होता है एक पार्टिकल कि मैं अपनी नेकेड आई से उसको देख ही नहीं सकता। जो मैं अभी माइक्रोस्कोप भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बहुत पावरफुल होता है वो वाले, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकता मैं उसको। ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये था कि मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। और ये हमने ऑब्जर्व करा था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्या था एक्सपेरिमेंट, बताओ अरब। हम्म। हम्म। क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं अभी भी। ठीक है। समझ आया नहीं? समझाएं? समझा देते हैं। KMnO4 के क्रिस्टल्स लिए, पानी में डाल दिया मैंने। अब KMnO4 के क्रिस्टल्स होते हैं वायलेट कलर के, तो पानी में मैंने डाला तो पानी भी मेरा वायलेट कलर का हो गया। ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इस सोल्यूशन में से 10 ml उठाया और एक और पानी के कंटेनर में डाल दिया। तो मैंने क्या देखा कि कलर अभी भी आया, बट जो पहले वायलेट कलर आया था उससे लाइट कलर आया। मैंने सेम स्टेप रिपीट करा कि अब जो न्यू कंटेनर है सोल्यूशन वाला, उसमें से 10 ml लिया और उसको एक नए पानी के कंटेनर में डाल दिया, तो कलर और लाइट हो गया। तो ऐसे ही मैंने 3-4 बार ही करा। तो मुझे क्या पता चला, कलर तो लाइट हो रहा है बट कलर अभी भी है। मतलब क्या है कि जो कलर किसकी वजह से आ रहा था, KMnO4 की वजह से। तो अभी भी मेरे पास उस सोल्यूशन में KMnO4 के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तभी तो कलर आ रहा है। पानी का तो कोई कलर होता नहीं, तो अगर सिर्फ पानी होता तो वो तो ट्रांसपेरेंट होता। बट कलर आ रहा है, तो अभी भी मेरे पास KMnO4 के पार्टिकल्स हैं उसमें। तो इससे मुझे पता चल गया कि जो साइज है पार्टिकल्स का वो बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। क्लियर है? हेडिंग देके, हेडिंग दे दो कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन्होंने नहीं लिखा है आप तीनों लिख लो, हेडिंग दे दो कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो अभी सिर्फ। लिंक के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो जो हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारा हम वहां पे लिख के आएंगे। हाँ।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके आपस में स्पेसेस होती हैं। मतलब कि ये मैंने कंटेनर लिया, इसमें वाटर है मेरे पास, तो ये हो गए मेरे वाटर के पार्टिकल्स। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें मैंने सॉल्ट या शुगर कुछ भी ऐड कर दिया। तो अब वो क्या करेगा, वो यहां नीचे कहीं आके ऐसे सेटल हो जाएगा। हम्म। तो मैंने क्या करा, मैंने चम्मच लिया, उसको घुमा दिया ऐसे। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि जो चीनी है या नमक है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है पानी में, है ना। तो डिजोल्व में क्या होता है कि जो भी मेरे सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं कि इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जहां भी उनको जगह मिलती है वो वहां चले जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या हो गया कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस थी, तो वहां मेरे सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स जाके फिट हो गए। तो उससे क्या हुआ, मुझे पता चल गया दो चीजें। पहला तो इस तरीके से वो डिसॉल्व हो गया, दूसरा कि इसके पार्टिकल्स के बीच में आपस में स्पेस होती है, तभी तो खाली जगह है इसीलिए सॉल्ट या शुगर वहां पे जा पा रहा है। अगर जगह ही ना होती तो हम जा ही ना पाते वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके आपसी में स्पेस होती है, बीच में उनके जगह होती है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो सेकंड पॉइंट को। ठीक है, तो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, है ना। तो चलो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हम्म। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं माइक्रोस्कोप से पार्टिकल्स ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैंने नोटिस करा कि इस पॉइंट पे ये पार्टिकल पॉइंट ए पर था, तो ये मेरा हो गया पॉइंट ए। फिर मैंने 10 मिनट बाद नोटिस करा, तो मैंने क्या देखा कि ये जो पार्टिकल है ये ए से उठ के बी पर आ गया। फिर कुछ टाइम बाद नोटिस करा तो मैंने देखा बी से उठ के ये सी पर आ गया। ऐसे ही मैंने जब जब ऑब्जर्व करा तो इसकी पोजीशन मुझे चेंज होती हुई दिखती रही। तो क्या पता चल गया मुझे कि जो भी पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका सबसे ज्यादा सिंपल एग्जांपल है इंक। पता है हमें, सबने इंक देखी हुई है, तो उसको जैसे ही अगर हम पानी में डालें तो क्या हो जाता है, फैल जाती है वो पूरे पानी में। तो इससे क्या हो गया कि वो मूव कर रही है पानी में। अगर वो मूव नहीं कर रही होती तो जिस पोजीशन पे मैंने डाला उसी पोजीशन पे वो पड़ी रहती, उसका स्प्रेड होता ही नहीं। पर स्प्रेड हो रहा है तो मतलब क्या है कि वो मूव कर रही है। मूव कर रही है तो मतलब कंटिन्यूसली मोशन में है। और इससे मुझे पता चल गया कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहे। ठीक है, तो जहां अभी हमने एक पार्टिकल को देखा, जरूरी नहीं है कि कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल वही हो, वो उठ के कहीं और पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो इसको हेडिंग, थर्ड पॉइंट देके इसको हेडिंग को नोट करो। और इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, ये इंक वाला।
क्योंकि जो हनी होती है, मतलब रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि जो भी मैं लिक्विड डाल रहा हूं वो कितना थिक है, कितना गाढ़ा है। जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना उसको मूव करने में दिक्कत आएगी, जितना पतला होगा उतना वो आसानी से मूव कर जाएगा। तभी तो ये होता है ना, अगर ये जैसे पानी है इस ग्लास में, अगर मैंने इसको टेबल पे डाल दिया तो ये बहुत जल्दी फैल जाएगा। बट वहीं अगर मैं वैक्स लूं, वैक्स को मैं टेबल पर डालूं, मूव करेगी वो इतनी जल्दी? नहीं करेगी। तो वो थिकनेस पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा थिकनेस उतना ही उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि वो पतली होती है। हनी वाला मत लिखना, वो बस एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। एग्जाम्पल में हम सिर्फ ये इंक वाला पार्ट लिखेंगे। और नीचे ये लिख लेना कि पार्टिकल्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देयर ओन, हेंस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। नहीं, ये हनी वाला पार्ट नहीं लिखना, बस ये लेफ्ट में जितना है सिर्फ वो लिखना है। सबको क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। आप लोग स्कूल से आते हो, स्कूल से घर आए, थके हुए हो। हम्म फिर उसके बाद चले गए खेलने, खेल के आए और ज्यादा थक गए। अब मम्मा कह रही है जाओ बेटा सामान लेके आओ मार्केट से कुछ। क्या बोलोगे? नहीं मम्मा बहुत थक गया, कल ले आऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम एनर्जी कम होती रहती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, उतने ही हम थकते जाते हैं। मतलब क्या होता है कि उतनी मूवमेंट हमारी कम हो जाती है। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि यार मैं थका हूं, मैं सोने जा रहा हूं, कल करूंगा इसको मैं। वहीं अगर मैं एनर्जेटिक हूं, अच्छा ठीक है ये अभी कर लेता हूं आराम से, बहुत टाइम है मेरे पास। तो क्या होता है, जो एनर्जी है वो मुझे बताती है कि मैं कितना काम कर सकता हूं या मैं कितनी मूवमेंट कर सकता हूं। ठीक है। और अभी हमने क्या बात करी कि पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मूव कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं मतलब इनके पास क्या है, एनर्जी है। क्लियर है? क्यों है एनर्जी? क्योंकि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अगर एनर्जी नहीं है तो मूव नहीं कर पाएंगे, रुक जाएंगे, है ना। अब मूव कर रहे हैं तो मतलब एनर्जी है इनके पास। तो इस मूवमेंट से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो जो भी एनर्जी मूवमेंट में लगेगी मेरी, उसको मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब यहां जो भी पार्टिकल्स हैं उनके पास है काइनेटिक एनर्जी, तभी वो मूव कर रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, मतलब उनके पास है काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये तो हो गई इसकी बात। अब दूसरी चीज, पानी रखा हुआ है, मैंने पानी लिया है एक बर्तन में, गैस पे चढ़ा दिया, तो क्या देखता हूँ कुछ टाइम बाद पानी बॉयल होने लग जाता है ना, बॉयल होने लग जाता है और फिर वो वेपर या भाप में कन्वर्ट हो जाता है सारा का सारा। तो इसमें क्या पता चला मुझे कि जैसे ही मैंने उसको टेम्परेचर से हीट दी, टेम्परेचर से हीट दे रहा हूं मैं टेम्परेचर बढ़ा के, तो क्या हुआ, मूवमेंट उसकी बहुत बढ़ गई, मूवमेंट, हाँ पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई, मैंने टेम्परेचर के फॉर्म में हीट दी, हीट ने पार्टिकल्स को मेरे एनर्जी दे दी, तो एनर्जी से क्या हुआ, मूवमेंट और बढ़ गई। तो इसीलिए ये मुझे पता चल गया कि टेम्परेचर जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो अगर मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी साथ में इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है कैसे होगा? तो दो चीजें पता चल गई, मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ठीक है, और वहीं टेम्परेचर कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक, ये दो पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो यही उसने यहां लिखा है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या होता है, मान लो मंदिर पे अगरबत्ती जलाई, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, पूरे घर में उसकी खुशबू आने लगती है अगरबत्ती की। सिमिलरली डीओ का होता है, कोई अगर डीओ लगा के आए हमें पता चल जाता है अच्छा ये डीओ लगा के आए, क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल आ जाती है। तो वो इसीलिए होता है कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो अगर तुमने एक कोने में लगाया वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गए मूव करते करते। ठीक है, तो मोशन का सबसे कॉमन एग्जांपल है अगरबत्ती या परफ्यूम का। ठीक है जी, क्लियर है, पक्का, है ना। तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, पहले ये पॉइंट हेडिंग दो, सेकंड, अभी थर्ड पॉइंट लिखा है ना, तो इसी के अंदर अब हेडिंग दो नोट करके, NOTE। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स is associated with kinetic energy। सेकेंड पॉइंट लिखो, द काइनेटिक एनर्जी increases with increase in temperature। ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स कि मूवमेंट से रिलेटेड एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी बढ़ जाएगी। क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, वो जैसे हम उसको हीट करेंगे तो जो भी वो थिकनेस जो होती है वो क्या होता है, जैसे देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, जैसे घी जम जाता है, सर्दियों में घी जम जाता है हमारा, बट वैसे जब उसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो वापस पिघल जाता है, तो वो आसानी से स्प्रेड हो जाता है। तो हनी में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, डिटेल में अभी हम ढंग से देखेंगे जब हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, अच्छा, अब इसी थर्ड पॉइंट का एग्जाम्पल लिखो, इंसेंस स्टिक। अभी तो नोट में लिखवाया मैंने, अब नोट से बाहर आके जो थर्ड पॉइंट लिखवाया है
कंटिन्यूस मूवमेंट के लिए, उसमें लिखो एग्जाम्पल। व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक, INCENSE, the fragrance spreads very quickly to the whole room. ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूस मोशन का, और उसका एग्जांपल हमने देख लिया इंसेंस या अगरबत्ती का। क्लियर है ये पॉइंट? अब एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने 2 कंटेनर लिए दोनों पानी के, बट एक में पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, एक में है 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और दोनों ही कंटेनर्स में मैंने चीनी डाल दी, चलो चीनी छोड़ो, वो KMnO4 के क्रिस्टल्स डाल दिए। तो क्या होना चाहिए, कलर के फॉर्म में क्या होना चाहिए मेरे पास उसमें? दोनों में कलर आएगा, क्योंकि KMnO4 का जो कलर है वो अभी हमने देखा था, वो वाटर में भी आ जाएगा, तो दोनों में वायलेट कलर आएगा। बट कलर में डिफरेंस होगा, किसी का लाइट होगा किसी का डार्क होगा। डार्क होगा, क्यों होगा? हम्म इवेपोरेशन का तो कुछ करना ही नहीं है, इवेपोरेट तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वेपर्स वाली कुछ बात ही नहीं है अभी हमारी, क्योंकि वेपर वाटर कब बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, बट मैंने क्या बोला 20 डिग्री है और 40 डिग्री है, तो वेपर वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं यहाँ पे। दोनों को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, दोनों में हमने सेम अमाउंट ऑफ KMnO4 के क्रिस्टल्स डिसॉल्व करें, तो दोनों में वायलेट कलर आना चाहिए, बट हमने नोटिस करा एक में डार्क आ रहा है एक में लाइट आ रहा है, तो किस में डार्क आना चाहिए किस में लाइट आना चाहिए? इसको रिलेट करो जो अभी मैंने टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट बताया था उससे। पार्टिकल तो सेम रहेंगे, पार्टिकल थोड़ी चेंज कर रहा हूं। मान लो अगर मैंने 10 ग्राम लिया, हाँ बताओ। हम्म हम्म सही पॉइंट पकड़ा है। क्या होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो मतलब मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी उनकी। अब मान लो जिसकी जितनी ज्यादा मूवमेंट है, मैं यहाँ खड़ा हूं, उदयवीर वहां बैठा है, अब वो उठ के चला गया क्लास से कि सर मेरे को नहीं पढ़ना मैं घर जा रहा हूं, तो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी आई, वो उठ के चला गया, हमारे बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि वो क्लास से ही चला गया। अभी तो मान लो x डिस्टेंस है, ये क्लास से उठ के चला गया, डिस्टेंस और बढ़ गया, तो क्या हुआ, मूवमेंट से हमने देखा कि डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच का बढ़ गया, तो वहां पे जो खाली स्पेस है वो बढ़ गई, तो ज्यादा ज्यादा क्रिस्टल्स उसके बीच में आ गए। ठीक है ना, इसको ऐसे समझो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो बढ़ जाएगी, स्पेस बढ़ जाएगी तो मतलब ज्यादा ज्यादा KMnO4 के पार्टिकल्स उधर फिट हो जाएंगे।
हो जाएंगे मतलब उतने ज्यादा कलर आता जाएगा, क्योंकि उतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मेरे पास। क्लियर है? नहीं है क्लियर? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है, ठीक है। तो कोई चीज नहीं आ रही हो तभी क्लियर कर लो, अच्छा रहेगा। वाटर है मेरे पास, ये मैं बात करता हूं जो 40 डिग्री पर है। ठीक है। अब 40 डिग्री वाला जो है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे, और ज्यादा मूव कर रहे होंगे क्योंकि इनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। और यहां पे है 20 डिग्री वाला, मूव ये भी कर रहे हैं बट ये कम मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, मान लो किसी भी पॉइंट पे मैंने इन दोनों को ऑब्जर्व कर, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में तो इतना ज्यादा डिस्टेंस आ गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, तो एक इधर भाग रहा है एक उधर भाग रहा है, सब हर तरफ भाग रहे हैं, तो इसके बीच के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा गैप आ गया। वहीं अगर मैं 20 डिग्री वाले की बात करूं, तो इसके पार्टिकल्स में उतना मूवमेंट नहीं थी, तो ये थोड़े पास पास हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये उतना मूव नहीं कर रहे हैं। हाँ मूव कर रहे हैं, बट मैंने और क्या बताया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ज्यादा जो मूव करेगा उसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस आएगा, जो कम मूव करेगा उसके बीच में कम आएगा। मूव दोनों ही कर रहे हैं, बस ये ज्यादा कर रहा है ये कम मूव कर रहा है, बस यही फर्क है, मूव दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में तो इतनी ज्यादा गैप है, बट इन दोनों के बीच में कम गैप है, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स के MnO4 के यहां फिट आ जाएंगे, बट यहां कम आएंगे। तो मतलब यहां के MnO4 ज्यादा फिट हो सकता है, और यहां के MnO4 कम फिट हो सकता है। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स मतलब उतना ज्यादा कलर। तो इसीलिए जब भी मैं हॉट वाटर लूं या कोई भी एक कंटेनर लूं जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी कलर्ड कंपाउंड डालेंगे या कुछ भी कंपाउंड डालेंगे डिसॉल्व करने के लिए, तो वो ज्यादा आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा और उतना ही डार्क उसमें कलर आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इस एग्जाम्पल को एज इट इज नोट कर लो ताकि ये पॉइंट याद रहे कि टेम्परेचर के साथ कैसा वेरिएशन रहेगा हमारा।
हाँ देख लिया सभी ने। ठीक है जी। तो चलो, अभी तक क्या पढ़ा है एक बारी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले मैटर, क्या थी डेफिनेशन मैटर की? ठीक है जी। दूसरे हमने बात करी उसकी प्रॉपर्टीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने उसमें? वो तो क्लासिफिकेशन हो गई, वो तो क्लासिफिकेशन हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी मैंने बताई है, तीन चार चार बताए। हाँ, सबसे पहला क्या बताया था? वो सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है। जो पार्टिकल नेचर है वो उसका कैसे समझो, जो क्लासिफिकेशन हमने करी है फिजिकल स्टेट की, वो उस बेसिस पर करी है क्योंकि उसका पार्टिकल नेचर है। तो वो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसका एक बिहेवियर है। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये तीन चीजें हमने पढ़ी। अब इसके बाद जो लास्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, वो ये होता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि जो भी मैटर है, हम्म, मान लो मैं हूं, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मैं, हाँ फोर्थ है ये। मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हूं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी खड़ा हूं और नेक्स्ट सेकंड में सारा बिखर जाऊंगा, कि मेरा सर अलग पैर अलग ऐसा सब, ऐसा तो नहीं हो रहा है। जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही है मेरा, चेंज तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब कि वो आगे पीछे मूव तो कर रहे हैं बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना? अगर मैं तो अभी अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही। जैसी मेरी शेप है, जो मेरी हाइट है, वो सब एज इट इज है। फेस जैसे है मेरा वो भी वैसा ही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मूव कर रहे हैं वो, बट वो इतना ज्यादा मूव नहीं कर रहे कि ओवरऑल कोई शेप में चेंज आ जाए। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। इसीलिए जो सॉलिड्स में अगर मैं देखूं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, कुछ हो गया, इन सबकी शेप ऐसी ही रहती है, कोई चेंज तो होती नहीं, है ना? तो इसीलिए वो होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन होती है जो सेम टाइप के पार्टिकल्स में होती है। मतलब कि ये चेयर है, इस चेयर के अंदर सारे के सारे चेयर के पार्टिकल्स होंगे, टेबल के अंदर सारे के सारे टेबल के पार्टिकल्स होंगे, लैपटॉप के अंदर सारे के सारे लैपटॉप लैपटॉप के पार्टिकल्स होंगे। तो जिस भी कंपाउंड का मैं बात करूं उसके अंदर सारे उसी टाइप के पार्टिकल्स होंगे, कोई दूसरा तो होगा नहीं, है ना? तो क्या हो गया, जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कोहेजन। ठीक है। मतलब कि पार्टिकल सेम टाइप के जब हैं और जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको मैं बोलता हूं
कोहेजन। क्या बोलता हूं? क्लियर है? तो किसके बीच में होगी कोहेजन? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में। डिफरेंट के बीच में जो होगी उसको हम कुछ और नाम बोलेंगे, सेम टाइप के बीच में जब होगी तो हम उसको कोहेजन बोलेंगे। तो दो चीजें पढ़ी अभी हमने कि पहला तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दूसरा उस सेम टाइप ऑफ अट्रैक्शन को हमने नाम दे दिया कोहेजन का। क्लियर है पॉइंट? अभी इतना नोट करो आप, बस यहां तक, एग्जाम्पल वाला पार्ट नहीं, ऊपर ऊपर एक बार नोट कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। कोहेजन वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो हमें ये पता कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और सेम टाइप ऑफ अट्रैक्शन को हमने नाम दे दिया कोहेजन। अब एक बात बताओ कि जो ये अट्रैक्शन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कि जो स्ट्रेंथ है इसकी, वो सब पार्टिकल्स में सेम होती होगी? हाँ, अलग अलग होती है। कैसे मतलब? हम्म। 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 ठीक है, तो अट्रैक्शन तो सब में होगी, बट कितनी होगी वो मेरा मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। सब में सेम अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। जैसे अभी एग्जांपल दिया चौक का, तो चौक पे तो ऐसे मारो आराम से टूट जाएगा। वहीं अगर ये चेयर की जो सीट है, इस पे अगर मैं मारूं, ये नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा इसे। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, चौक में कम थी अट्रैक्शन। तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करेगा मैं किस मटेरियल की बात कर रहा हूं उसके बेसिस पे। इन जनरल क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, और जो गैस होते हैं उनमें सबसे कम होती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखना कि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी,
और जो गैसेज है उनमें मिनिमम होगी। ठीक है, तो अब इसमें इसी में एक पॉइंट लिख लो अब आगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कुछ और लिख, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। ठीक है, क्लियर है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हम पार्टिकल्स की बात करेंगे मैटर की, उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम हमने रख दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नाम, डेफिनेशन सब सेम है, बस उसका एक दूसरा नाम रख दिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह हमने उसको कर दिया इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो कि इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके ब्रैकेट में लिख लो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी है उसका बस हमने नाम दे दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हो गया कि पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इसका नाम हमने रख दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये तो कैरेक्टर, अभी तक हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने देख लिया कि उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, फिर जो जो उसके पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने पढ़ लिए। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले अभी 4 पॉइंट लिखवाए हैं इनको अच्छे से समझ लेना और एग्जाम्पल्स हर एक के याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आ जाता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, गिव एग्जाम्पल्स, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसको उस हिसाब से याद करके समझ लेना। क्लियर है, ठीक है। अब फर्स्ट स्लाइड जो मैंने दिखाई थी उसमें मैंने बताया था कि हम बात करेंगे इस चैप्टर में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। फिजिकल मतलब कि जो स्ट्रक्चर है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो हमने 3 नाम दिए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसी को हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल क्योंकि मुझे वो दिखते हैं, इसलिए नाम हो गया फिजिकल। तो फिजिकल स्टेट्स को हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं। क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कि क्या होते हैं, कैसे इनका बिहेवियर होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। ठीक है, सबसे पहले मैटर है हमारी सॉलिड। अब सॉलिड में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो यहां पे हमने उसको रिलेट करना है। मतलब कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी, जो भी काइनेटिक एनर्जी की बात करी, वो सब हम
यहां पे उसको रिलेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या होता है कि ये चेयर सॉलिड है, टेबल सॉलिड है, मैं सॉलिड हूं, ये बोर्ड सॉलिड है, ये सारा का सारा सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो इसकी शेप है वो फिक्स है, शेप चेंज नहीं हो रही इसकी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि चेयर कल को कुछ और शेप में हो जाएगी या बोर्ड की शेप चेंज हो जाएगी, नहीं होगा ऐसा। तो शेप फिक्स होती है। ठीक है, अब शेप फिक्स है तो इसका क्या मतलब है कि जो मोशन है पार्टिकल्स का वो बहुत ही ज्यादा कम है, तभी तो शेप फिक्स हो रही है। वरना अगर पार्टिकल्स घूम रहे होते इधर उधर तो शेप तो मेरी चेंज हो रही होती, बट शेप चेंज नहीं हो रही, तो मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा कम है। क्लियर है, तो इसको हमने रिलेट कर लिया, मूवमेंट वाला रिलेट कर लिया। तो मूवमेंट का हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब मूवमेंट कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। यही देखा था ना कि मूवमेंट ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूवमेंट कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। तो सिंस यहां पे मूवमेंट बहुत ही कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम है मेरे पास। क्लियर है। दूसरा, अब बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होनी चाहिए, इसमें अभी लिखवाया था मैंने, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ से अपने पास खींचते हैं। अब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ से अगर मैं खींच रहा हूं तो क्या होगा, जितना पास मैं अपने ला सकता हूं मैं उतने पास लाऊंगा। अब मान लो ये मुझे टेबल खींचना है, पहले मैं हल्के हाथ से खींच रहा हूं, नहीं आया पास, फिर मैंने और जान लगाई, फिर मैं जितनी जान लगा सकता हूं उतनी जान लगा दी। तो जितना जान लगा के मेरा क्या होगा कि जितना मैं अपने पास ला सकता हूं उतना ले आऊंगा, इससे ज्यादा जान में नहीं लगा सकता, तो ये मेरा उससे ज्यादा पास नहीं आ सकता। तो इससे क्या हो गया कि जो हम दोनों के बीच का गैप है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, या मैं बोल सकता हूं मिनिमम हो गया। क्यों, क्योंकि जितनी जान से मैं खींच सकता हूं मैं खींच रहा हूं, इससे ज्यादा जान में नहीं लगा सकता, तो मतलब उससे ज्यादा पास भी वो मेरे नहीं आ सकता। तो इसीलिए जो हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, तो स्पेस सॉलिड्स के लिए सबसे कम हो जाती है, ना के बराबर स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि वो इतनी ज्यादा जान से एक दूसरे को खींचे होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं एक दूसरे के। क्लियर है। तो ऐसे एक एक पॉइंट को रिलेट करते हुए चलो। सबसे पहले अभी मैंने बताया मूवमेंट बहुत कम है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, ये पॉइंट यहां हो गया। दूसरा पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने लिखवाया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, तो मतलब सबसे ज्यादा जान से पार्टिकल्स एक दूसरे को यहां खींचेंगे, तो मतलब उनके बीच का गैप सबसे कम मुझे सॉलिड्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहां पे है मेरे पास। क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स। नहीं, स्ट्रेंथ कम नहीं है, स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा है, मतलब मैं तो अपनी पूरी जान से खींच रहा हूं ना, स्पेस कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी जान से मैं खींचूंगा उतना टेबल मेरे पास आता जाएगा। तो अगर मैं सबसे ज्यादा जान से लगा के खींच लूं तो वो मेरा जितना पास आ सकता है उतना आ जाएगा, तो इसलिए हम दोनों के बीच का स्पेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, स्पेस मिनिमम होगी, ऐसे समझ लो। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो वही यहां पे उन्होंने बोला है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है सॉलिड्स में वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और इसी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। क्लियर है, तो सॉलिड्स के लिए ये दो चीजें पता चल गई, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा और पार्टिकल के बीच का स्पेस सबसे कम। ठीक। तो सॉलिड्स की ये डेफिनेशन बनेगी। हम जब भी पूछेगा कोई व्हाट इज सॉलिड तो हम ये दो चीजें बोलेंगे, पहली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, और उस वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। क्लियर है, तो ये दोनों पॉइंट हम लिख के आएंगे जब भी हमसे सॉलिड्स के बारे में पूछेगा। क्लियर है इतना। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब इसकी डेफिनेट शेप है ये मैंने बता दिया। अब डेफिनेट शेप है तो मतलब जो मास ये ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही मास इसका रहेगा, क्योंकि शेप चेंज होती तो मैं समझ सकता कि मास चेंज हो रहा है, बट अगर मैं जैसा अभी हूं वैसा का वैसा लाइफ लॉन्ग रहूं तो मेरा मास चेंज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। जैसे जितना बोर्ड का मास है, ऐसा तो नहीं है कल ये हल्का हो जाएगा बोर्ड या कल को ये भारी हो जाएगा, नहीं होगा, तो मास क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना।
तो इसीलिए उन्होंने बोला कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि मास फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगी। ठीक, तो सॉलिड्स की हो जाएंगी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सिंस पार्टिकल जिसमें इतने क्लोज हैं एक दूसरे के, इतने पास हैं एक दूसरे के, कि उनमें स्पेस ही बहुत कम है, इसीलिए वो उतना ज्यादा डेंस हो जाएगा, गहरा नहीं, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा कि एक स्पेस में, मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड जितनी स्पेस है मेरे पास। अब इसमें क्या है, सिंस सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मैं इसमें फिट कर सकता हूं, है ना। तो उस वजह से मैं बोल देता हूं कि उसकी डेंसिटी हाई है। तो डेंसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पार्टिकल्स उसके फिट आ सकते हैं, वो हो जाती है मेरी डेंसिटी। गहराई नहीं कह सकते ना, गहराई तो अलग चीज हो गई, वो डेंसिटी अलग हो गई। यहां पे जो हम डेंसिटी बात कर रहे हैं कि मान लो एक फिक्स स्पेस है या फिक्स वॉल्यूम है मेरे पास, ये रूम है, इस रूम की कोई एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगी इस रूम की। अब इस रूम में जितना पार्टिकल मैं स्टोर कर सकता हूं, वो मेरी बन जाएगी उस पार्टिकल की डेंसिटी। मतलब जितने ज्यादा स्टोर करूंगा उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी हो जाएगी। तो ऐसे समझ लो कि जितना पास होंगे मतलब उतने ज्यादा मैं पार्टिकल्स फिट कर सकता हूं, उतने ज्यादा फिट कर सकता हूं तो उतनी ज्यादा उनकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है कि इनके पास रिजिडिटी होती। अब रिजिडिटी क्या होती है? इंग्लिश वर्ड है, पढ़ा होगा पहले, सुना होगा कुछ। रिजिडिटी, रिजिड, रिजिड वर्ड तो सुना होगा। तो रिजिड क्या होता है? अड़ियल, कि मतलब मैं कुछ बोलूँ वो नहीं करेगा। तो सेम यहां पे है कि मान लो अगर मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं या प्रेशर लगा रहा हूं, अब जैसे ये बोर्ड है, इसको मैं धक्का दूं, इसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी। इस पे मैं जान लगाऊं, दोनों तरफ से ऐसे हाथ इसको पिचकाऊं, पिचकेगा ये? नहीं पिचकेगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं रिजिडिटी, कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स मैं इस पे अप्लाई करूं तो ये अपनी शेप मेंटेन करके रखेगा, उसमें चेंज नहीं लाएगा। तो उसको मैं बोलता हूं रिजिडिटी। क्लियर है? क्या थी रिजिडिटी बताओ, रिपीट करो। हाँ, हाँ, तो दो चीजें याद रखनी है। फोर्स बोलेंगे कि हम जैसे ही फोर्स लगाते हैं, दूसरा कि उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। ये दोनों चीजें फॉलो हो गई तो मतलब वो रिजिड है मेरा कंपाउंड। क्लियर है? तो अभी यहां तक नोट कर लो आप, इसकी डेफिनेशन और ये 3 पॉइंट्स तक। ये काम करो, अभी सिर्फ डेफिनेशन नोट कर लो, प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में जब पूरी करेंगे तब एक साथ नोट कर लेना।